नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में चर्चा तो है, लेकिन कहीं चर्चा दबी जबान में है, कहीं आक्रोश है, कहीं मुखरता है, कहीं विरोध है, कहीं बचाव है, लेकिन बात है भविष्य की। और भविष्य है देश का, क्योंकि नौनिहालों की हम यदि बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, और बात है नीट यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर के सदन में बात हुई है और चर्चा की बात की गई कि स्थगन ला करके चर्चा की जाए। हालांकि हंगामा हुआ है, सदन स्थगित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में ये आज की घटना नहीं है कि जब पेपर लीक हुआ हो, लेकिन पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक बड़े सवाल को पैदा करता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। पिछले 7 सालों में जिस तरह से आपने बताया कि 70 से ज्यादा अभी तक सरकारी जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं। संसद सत्र के चौथे दिन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब अपना अभिभाषण दिया, उन्होंने जब इसकी शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले युवाओं के लिए जो सरकार ने अच्छी पहल की है उस पर चर्चा की। सरकार को इसको लेकर बधाइयां दी, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर सरकार को बधाई दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस दिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को लेकर सरकार को बधाई दी है, क्या उस दिशा में वाकई ये सरकार काम कर भी पा रही है या फिर सब हवाई फायर है? क्योंकि जिस तरह से हम देखा जा रहा है कि सरकारी भर्तियों की अगर हम बात करें, सरकारी पेपर की हम बात करें, तो जितने सरकारी पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं वो इससे पहले अभी तक नहीं हुए। इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि ये पेपर जो पेपर लीक का मामला है, केवल प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं है, नीट तक नहीं है, ये स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं तक भी इसका जाल पहुंच चुका है। छात्रों का भविष्य अंधकार में है, छात्रों का भविष्य अधर में है। वास्तव में इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए? हालांकि राज्य सरकारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कड़े कानून बनाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने कड़े कानून बना दिए हैं और वो देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ और जरूरतें हैं। और वो जरूरतें क्या हो सकती हैं, इसका प्रभाव कहां तक जा सकता है और क्यों ये चीजें होती, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। इसी के साथ आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। संदीप पाठक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी बहुत स्वागत है। साथ ही नीरज तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और चर्चा की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल, एक कोई भी परीक्षा हो, उसमें लाखों विद्यार्थी पहुंचते हैं, फॉर्म भरते हैं, अभिभावकों का पैसा खर्च होता है। अभिभावकों के पैसा खर्च होने के बाद में जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक हो जाने के बाद में परीक्षा रद्द कर दी जाती है। यहाँ उपेंद्र तिवारी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। पेपर रद्द हो गया, परीक्षा दोबारा कराई जा रही है, छात्रों का भविष्य अधर में, छात्रों के सपने मर जाते हैं परीक्षा रद्द होने से, पेपर लीक होने से, अभिभावकों पर खर्च का बोझ बढ़ जाता है। क्या हुआ है अभी तक? यदि हम बात करें, नीट की बात करें, यूजी की बात करें, तो वो एक घटनाक्रम है, उस पर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और उन गिरफ्तारियों में किसको सजा मिलेगी, किस अधिकारी को हटाया जाएगा, कौन जिम्मेदारी, ये अलग विषय है। लेकिन मुख्य बात की उसका असर कहां तक जाता है। एक छात्र जो साल भर, कई 2 साल 3 साल एक परीक्षा की तैयारी करता है, उसके अभिभावक पैसा जोड़ के रखते हैं कि जब इसकी परीक्षा का समय आएगा तब उसको फीस भर के एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की तारीख भी आ गई, फॉर्म भी भर दिया गया, परीक्षा आयोजित हुई, और परीक्षा आयोजित होते ही पता चला कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई। अभिभावकों के सपने, विद्यार्थियों के सपने मर जाते हैं। इन सपनों की हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरी तरह सरकार के अलावा और कोई नहीं। सरकार ने इन सब घटनाओं को ना होने के लिए ऐसा कोई अंकुश ही नहीं लगाया जिससे ये सब घटनाएं रुक सकें। और वह अंतिम छोर का व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता लिखता है, जो आर्थिक तंगी में जीवन जीता है, आर्थिक तंगी का जीवन जीते हुए कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए इन परीक्षाओं को फेस करते हैं। उनके साथ जितना बड़ा कुठाराघात होता है वह वही समझ सकता है उसका दर्द अन्य कोई नहीं समझ सकता। तो सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको इस दर्द का एहसास इसलिए नहीं होता कि उन्होंने कभी वो दर्द झेला नहीं होता। तो जो आदमी दर्द झेलता है वही उस व्यक्ति का दर्द जानता है जिसने वैसा दर्द झेला हो। सरकारों के कानों में जू नहीं रेंगती है। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी। व्यापम कितना बड़ा घोटाला हुआ, उस घोटाले के बाद कितनी हत्याएं हुई और केस आज तक पेंडिंग है। कितने लोगों को सजा मिल पाती है, वर्षों केस चलते हैं।
इतने इतने लंबे केस चलते हैं कि आदमी वैसे ही स्वतः ही अपनी मौत मर चुका होता है। ऐसी स्थिति में जो अपराध करता है उसको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने जाने वाला, वो आज गिरफ्तार होगा, कुछ समय बाद उसे जमानत मिल जाएगी, कि अपना क्रिमिनल केस फाइट करता रहेगा, वहां सजा हो जाएगी, आगे अपील में चला जाएगा, ऐसे वो प्रक्रिया चलती रहती है। और कुल मिलाकर जो सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, वो मिल नहीं पाती। और ये सब के लिए सरकार पूरी तरह दोषी है। और सरकार को जब परीक्षा कैंसिल होती है तो उसके लिए छात्रों को जुर्माने के तौर पे खुद को अपने ऊपर जुर्माना लगाते हुए जुर्माने के तौर पे सरकार परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ ना कुछ अनुदान देना चाहिए। ठीक है, और आने वाली सभी परीक्षाओं में उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं में शुल्क ना लिया जाए, खुद को जुर्माना देकर के अनुदान दिया जाए, लेकिन ये उसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता है कि पेपर लीक हो गया, अगली परीक्षा में फिर हो जाएगा। और जिनको पेपर बेच के पैसे कमाने हैं उन्होंने पैसे कमा लिए, जिन विद्यार्थियों को बिना पढ़े परीक्षा पास करनी है वो पेपर लीक होने का इंतजार करते हैं और उनके हक पर डाका डालते हैं, जो वास्तव में प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो 2 साल 3 साल साल भर पढ़ाई करके अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हक पर डाका डाला जाता है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि पिछले 7 सालों की अगर बात की जाए तो 70 से अधिक जो पेपर है वो लीक हो चुके हैं। आलोक सिंह जी इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब विपक्ष इसके लिए आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वो स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। और जैसे कि सूरज जी ने अभी कहा कि छात्रों को अनुदान राशि दे देना या फिर इस तरह कोई एक कानून ला देना कि अगर पेपर लीक होता है तो छात्रों को इस तरह की सुविधा उस तरह की सुविधा, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने होंगे? और जो 7 साल में 70 पेपर अभी तक लीक हो चुके हैं सरकारी नौकरियों के, सरकारी परीक्षाओं के, उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषिका जी, आप खुद ही बता रही हैं, इतने जो पेपर लीक हुए, इतने सारे रिकॉर्ड है, मतलब ये ट्रेंड है इस देश में जी पेपर लीक होने का। और वो इसलिए है कि जब तक नौकरियों को हम जो है ग्रेड से जोड़ेंगे तब तक ये स्थिति चलती रहेगी। हर आदमी नौकरी पाना चाहता है, अच्छा ग्रेड चाहता है, और सारे लोग जो है एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। और जो लोग एग्जाम ले रहे हैं वो पेपर बेचना चाहते हैं, क्योंकि एक ही मौका है पेपर बेचने का, उसके बाद में फिर नहीं मिलेगा, कब तक वो पद पे रहेंगे। हर आदमी आपाधापी में लगा है। और ये इसलिए है कि इस देश में जो संवैधानिक स्थिति है वो गड़बड़ है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक ये लूटपाट मची रहेगी। जब तक आप जिम्मेदारी का भाव नहीं जोड़ेंगे, नौकरियों में केवल एग्जाम के आधार पे, अंक के आधार पे नौकरी पाने की बाध्यता तो है, लेकिन जब तक रिजल्ट देने की बाध्यता नहीं होगी तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो आप आरोप लगाएं सरकार पे, विपक्ष पे, किसी पे भी लगाएं, ये ढर्रा जो है वो रुकने वाला नहीं है। आप ये देखें कि बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक होते रहे हैं, हिस्ट्री है पूरी। और उसके बाद में कई प्रदेशों में, यहाँ पे भी आप देखें IAS IPS में जो लोग आते हैं वो लोग पता लगा कि उड़ीसा के किसी दूरस्थ अंचल से बैठे हुए, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में जिस तरीके से लॉबी जो काम कर रही हैं, वो लोग अपने कैंडिडेट्स को पास कराना चाहते हैं। और इसलिए इस देश में ये समस्या बनी रहेगी। चाइना में क्यों नहीं है? चाइना में क्यों कंट्रोल रहता है? जबकि चाइना तो हमसे ज्यादा बड़ा मुल्क है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा बड़ी चीज है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक बस्टमेंट के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ नौकरी के अलावा कुछ नहीं। इसके बाद भी सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं पाना है। तो ये जो नौकरी का भूत दिमाग पे बैठा हुआ है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप विपन्न हो जाएंगे, आपका गुजारा नहीं होगा, और ये जो भय है, जो अनिश्चितता का और एक टेंशन बो दिया गया है, उसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। आलोक जी, पहले संविधान का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं संविधान की जो स्थिति है ये उसे दर्शाता है। ये किस दिशा में आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पिछले 7 सालों में ज्यादातर जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है जो लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं, तमाम अभियान उन्होंने चलाए हैं। तो संविधान की स्थिति किस दिशा में ये दर्शा रही है? बिल्कुल ऋषिका जी, दरअसल में बात यह है, हर सत्ता ये चाहती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा सरकारी पदों पे उनके ही लोग आए, उनके समर्थकों के लोग आए, उनको चंदा देने वाले लोग आए, ताकि वो उनकी जी हुजूरी कर सके। तो ये हर स्थिति में, कहीं भी राज्य सरकार होती वो भी इसी तरीके से एग्जाम लेती, केंद्र लेती वो भी लेती। जब आपने एक तरीके से ये कोशिश कर ली कि एक संस्था को हम बना दें जिसके माध्यम से एग्जाम ले, तो सत्ता से जुड़े हुए लोग ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन दलाल भी उतने ही ज्यादा करीब होते हैं। और पूरी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो व्यवस्था है एग्जाम की,
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आधारित हो गई। और कोचिंग माफिया जो है वो प्रयास करता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो, वो पैसा देने तैयार, वो पेपर सेट करने तैयार, वो सारी व्यवस्था वो लोग संभालते हैं। तो जब आपने एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसके पैरेलल कोचिंग माफिया खड़ा कर दिया, उसको अनुमति दे दी है, तो जाहिर सी बात है इसी तरीके की चीज होगी। हम पॉलिटिशियंस पे आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन जो कोचिंग माफिया है वो सबसे बड़ा दोषी है इसमें, जो एग्जाम को लीक कर देता, पेपर लीक कराता है, क्योंकि पेपर सेटर्स भी उन्हीं में से आते हैं। वो अच्छा एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन उनके बीच से सेटर आने के वजह से ये स्थिति बनती है। तो इस माफिया पे लगाम लगाना है तो आपको पूरे एंटायर सिस्टम पे देखना पड़ेगा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को हम पारदर्शी बनाएं। यदि हमारे पास में अयोग्य लोग हैं तो उनको बाहर कैसे करें सिस्टम से, तब जाके ये सुधार होगा। और आपने एक सही मुद्दा कहा, कोचिंग माफिया। हालांकि इस विषय को लेकर के लंबे समय से चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन इस विषय पे कोई काम किया जाना अभी बाकी, क्योंकि शुरुआत ही नहीं की गई है। चाहे हम कोटा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, किसी भी राज्य की बात कर लें। और पेपर लीक के मामले जो आपने गिनाए हैं, राज्य बिहार की बात आपने कही, हरियाणा की बात आपने कही, कि सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले यहीं से सामने आते हैं, क्योंकि वहां लोग अपने लोगों को सरकारी नौकरी में शामिल करना चाहते हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को हम सियासी चश्मे से नहीं देख रहे हैं। यहाँ एक बात जरूर आती है नीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 1997 में जेईई का पेपर लीक होता है और 2011 में ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि 2011 में जो पेपर लीक हुआ था, यदि उस पेपर लीक परीक्षा में यदि वो मामला उजागर नहीं होता, उसका पर्दाफाश नहीं होता, राजफाश नहीं होता, तो वो विद्यार्थी परीक्षा दे करके आते, एंट्रेंस एग्जाम पास करते, उसके बाद एमबीबीएस बन जाते, तो क्या वास्तव में वो किसी की जान बचा पाते, या वो हत्यारे साबित हो जाते किसी की जान, जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पेपर रटा है, एक दिन पहले 2 दिन पहले पेपर मिल गया है, जो क्वेश्चन आए हैं उनको रट लिया है, उत्तर लिख दिया है। कई बार तो ये भी देखा कि सॉल्वर भी दूसरे आते हैं, जो विद्यार्थी उसे पता ही नहीं होता कि उसने किस चीज का पेपर दिया है। तो ऐसे विद्यार्थी यदि डॉक्टर बन जाते हैं तो वास्तव में वो, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं कि भाई भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है जो जान बचाता है, लेकिन ये जान बचाने वाले साबित होते हैं या जान लेने वाले साबित होते? सूरज जी, आप तो सही कह रहे हैं कि ये जान लेने वाले साबित होंगे, बचाने वाले तो कभी हो नहीं सकते। रही बात पेपर लीक के बारे में, तो पेपर लीक इसलिए भी हो रहे हैं जब से ये एग्जाम देने वाली संस्थाएं जो हैं आउटसोर्सिंग कुछ ज़्यादा करने लगी हैं, उसकी वजह से भी हमारे सिस्टम में काफ़ी खामियां देखने को मिल रही हैं। अब रही बात बिहार में, हरियाणा में, कहीं भी हो, बिहार की जैसे बात करें तो बिहार अब राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस पेपर लीक का मुद्दा, आने वाला चुनाव शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है बिहार में। क्यों बनने वाला है? क्योंकि अभी तेजस्वी यादव जी के ही निज सचिव जो हैं प्रीतम जी, उन्हीं के माध्यम से वो कमरा बुक कराया गया था जहां पे वो बच्चे ठहरे हुए थे। अनुराग यादव वहीं रुका हुआ जी, था, पूरी लड़कियां। और ऐसा नहीं कि उनने रट तो लिया पेपर में, कोई नंबर नहीं लेके आ पाए, खास बात, लेकिन जो मुद्दा एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बिहार का एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ये सिस्टम कैसे सुधरेगा। अभी हमने चर्चा किया था कि आउटसोर्सिंग पहले तो बंद कर दिया जाए। जितनी भी चीजें चल रही हैं, यदि सरकारी संस्था ले रही है, सरकारी संस्था अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एग्जाम कराए, किसी के ऊपर दोष ना दे, और इसमें ज्यादा बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे हम एनटीए की बात करें तो ना वो पेपर छापती है एनटीए, ना परीक्षा लेती है, ना पर्यवेक्षक उनके होते हैं, ना पेपर जांचने वाले उनके होते हैं, वो सारे के सारे आउटसोर्स होते हैं। तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, उनकी सिस्टम के ही लोग होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में विद्वान लोग नहीं, पेपर नहीं बनते, पेपर बनते हैं, अच्छे लोग पेपर डिजाइन करते हैं, जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से पेपर डिजाइन होकर के जा रहे हैं कई जगह पे, ऐसा पता चलता है। वहां से यदि जो व्यवस्था आप करें कि व्यवस्था लागू, तब और उससे क्या होता है, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो एक दूसरे से बातचीत होने लगती है, फिर कहीं राजनीतिक प्रेशर आ जाता है, तो फिर कहीं कुछ प्रेशर आ जाता है, धीरे से कहीं से एक लिखा हुआ पेपर आ जाता है सामने। ये है तिवारी जी कि यदि ये व्यवस्था लागू होगी तब पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ऐसी मेरा मानना है कि लीक तो कम होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, संभावना है, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से नीरज जी अभी आपने यहाँ पर बताया, अब देखिए पेपर लीक को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज संसद सत्र के चौथे दिन में पेपर लीक को लेकर, युवाओं को लेकर क्या बात हुई, उस पर भी जरा प्रकाश डालेंगे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब शुरुआत की, तब उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि युवाओं के लिए बात की, युवाओं के लिए जो सरकार ने अच्छी पहल की है उसको लेकर सरकार को बधाइयां दी। उन्होंने यहाँ पर एक अभियान का जिक्र भी किया, मेरा युवा
मेरा भारत अभियान जो युवाओं के लिए बनाया गया, जो युवाओं के लिए अच्छी पहल करता है, लेकिन क्या संदीप पाठक जी इस अभियान के जरिए युवाओं के लिए उस दिशा में काम किया भी जा रहा है क्या जिस दिशा में किया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ऋषिका, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है। इसमें कहीं पे भी शिक्षा को जब तक ये माफिया हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटेगा नहीं, और ख़ास तौर पर राजनीतिक संरक्षण में जितनी संस्थाएं खुली हैं, क्योंकि इन्हीं को सब छूटे हैं। आप देखिए जो कॉलेज थे वो अब यूनिवर्सिटी हो गए हैं। हाँ। मतलब आप ये देखिए कि पहले इसी प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश की पढ़ाई हो जाती थी। हाँ। आज यहाँ भोपाल में 50 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। तो जब स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं, AI पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम उससे अनभिज्ञ है। आज हमारे यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो उस सिस्टम से, उनको आज 18-20 साल का बच्चा गाइड करता है आके कि साहब इसमें ये करना है। आप बताइए, अपरिपक्व व्यक्ति यदि कहीं भी सिस्टम से जुड़ेगा तो वो कहाँ उसको लूप नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए ये जो NTA से लेके जितनी भी बड़े बड़े जो स्कैंडल्स आज हमारे सामने आए हैं, और रही बात 70 जो आपने कहा कि मतलब पेपर लीक वाला मामला है, पेपर लीक तो बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन पहले उसकी डेंसिटी बहुत कम थी। अब क्या हो गया कि सेंट्रलाइज एग्जाम होने से हमारे यहाँ जब लाखों लोग बैठते हैं, आप देखिए भोपाल में जब कोई भी बड़ा एग्जाम होता है तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मंडला, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर कहाँ से लोग नहीं आते हैं। और इसी यही कारण है कि इसको जब तक डिसेंट्रलाइज, जैसे MPPSC में आजकल अपने एक प्रोविजन हो गया कि हर जिले में प्री हो जाएगी। तो कम से कम आपने देखा होगा कि MPPSC में प्री का पेपर लीक और ये लीक इस तरीके की समाचार कम मिलते हैं, लेकिन बाकी चीजों में जब आपने देखा है कि यहाँ हालत बहुत से बद से बदतर हो गई है, और इसको ऊपर स्तर से नीचे आके, मतलब ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, नीचे लेवल पे आना चाहिए, और एग्जाम्स को कंडक्ट करने में, और खास तौर पर यदि ऑनलाइन और इंटेलिजेंस के एग्जाम होते हैं तो उसमें उतने स्किल्ड लोग होने चाहिए। ये प्राइवेट कॉलेजों को किराए पे लेके और वहाँ पे पेपर करवाना, वहाँ एंट्रेंस कराना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुँचा रही हैं, और हमारे सिस्टम को वो मतलब एक्सपोज बहुत गंदे तरीके से कर रही है। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हैं जब सामने आती हैं तो यहाँ सरकारों की साख गिरती है, युवाओं के भविष्य की उम्मीदें गिर जाती हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ सवाल उठ जाता है विश्वसनीयता का, कि जो योग्य विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई के दम पर एक स्थान हासिल करना चाहते हैं, उस स्थान पर जाकर के अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अपने परिवार को एक वैभव दिलाना चाहते हैं, वो तमाम सपने धराशायी हो जाते हैं। लेकिन सैफ मलिक जी, सवाल यहाँ ये आ रहा है, सरकारें कोई भी रही हों, जैसा कि हमने कहा 1997 की भी बात है, उस समय भी JEE का पेपर आउट हुआ था, लीक हुआ था, साथ ही 2011 में भी पेपर लीक हुआ, और अभी पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो बात आ रहा है, मैंने पहले भी कहा कि इस मामले को हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें इस पर अंकुश लगाएं, जिम्मेदार नौकरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी है, वो इस पर अंकुश लगाए। इन सबके बावजूद हमारी आपकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं चाहूंगा उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि वो विद्यार्थी, पेपर कहते हैं कि यदि आप किसी के पास शस्त्र खरीदने नहीं जाओगे तो वो शस्त्र बेचने वाला एक दिन दुकान बंद करके चला जाएगा, क्योंकि कोई खरीदार नहीं होगा। तो वो विद्यार्थी जो इस तरह से अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, वो अभिभावक जो अपने बच्चों का इस तरह से भविष्य संवारना चाहते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ताकि देश में एक सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित हो सके और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जहाँ तक जैसा आपने कहा कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पैसा तो आखिरकार वही लोग दे रहे हैं। हाँ। अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी और देश के साथ भी खिलवाड़ करने में उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। लेकिन अगर हमारी सरकारें, हमारा तंत्र इस पर अंकुश लगाए सख्ती के साथ, और ये चीज़ें सामने नहीं आए, तो फिर किससे खरीदेंगे पेपर? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैं जो मानता हूँ इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। कारण सबसे बड़ा जो है, एक तो जो नौकरी के लिए हमारे साथी ने बात कही कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो उसका एक कारण ये है कि हमारा देश इतने साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन रोज़गार उपलब्ध कराने को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दूसरी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए थी वो देश में नहीं है। जैसा कि चाइना का उदाहरण दिया जाता है हर बात में, तो चाइना ने उस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन भारत में 70 वर्ष हो गए हैं, सरकारें आई चली गईं, बहुत सारे दावे हुए, बहुत सारी तरह तरह की योजनाएं लाई गईं, जो कि केवल सिर्फ दिखावा साबित हुई। असल बात क्या है कि जो भी चीज़ें आती हैं उस पर प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं होता है। जब तक धरातल पर काम नहीं होगा, योजनाओं पर ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। दूसरा कारण मानता हूँ मैं भ्रष्टाचार को। जो भ्रष्टाचार हमारे देश में हर क्षेत्र में फैला हुआ है,
ये उसी का एक नतीजा है कि भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह के अधिकारी जो होते हैं वो ऐसी जिम्मेदार पोस्टों तक पहुंच जाते हैं। फिर अगर वो कुछ दे करके आए तो उसको फिर उनको कवर भी करना है, तो एक ही चेन जैसी बन जाती है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण इसमें सबसे है वो हमारे यहाँ के न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था के हमारे साथी ने जिक्र किया था कि बरसों गुजर जाते हैं और अपराधी आराम से अपना जमानत लेके घूमता है। तो इस पर भी हमको ध्यान देना होगा कि इस तरह के जो गंभीर मामले हैं जिससे देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, ऐसे मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं और उन पर इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द और कड़े से कड़ी जो सज़ा है, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ किया जाए। कुछ मामलों में अगर हम ऐसी मिसाल पेश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस तरह के मामलों में कुछ अंकुश तो लगेगा, एकदम तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रुकावट ज़रूर बन सकता है। बिल्कुल, यदि कड़े प्रावधान कर दिए जाएं तो अंकुश लगाया जा सकता है। फास्ट ट्रैक की बात आपने कही है सैफ अली जी की, इस तरह के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में की जाए तो इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह अंकुश लगा पाना शायद इससे भी संभव नहीं। लेकिन उसके लिए ये देखना भी जरूरी होगा सूरज जी, देखिए अंकुश लगाने की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण समाधान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो नई तकनीकें सामने आई है, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि एआई टूल्स जो आ गए हैं, क्या वो एक बड़ा कारण साबित हो सकता है पेपर लीक को लेकर? क्योंकि एआई के माध्यम से हम देख रहे हैं काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजों में हम धांधली देख पा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार समय समय पर एक्शन तो ले रही है। लेकिन उपेंद्र तिवारी जी, क्या एआई का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा कारण साबित हो रहा है वर्तमान समय में पेपर लीक को लेकर? सबसे बड़ा कारण तो चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी है। ये हमारे देश से विलोपित होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। जब चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी इस देश के अंदर, जो इस देश का बेस था, ये देश चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी इस देश ने पहले कभी छोड़ी नहीं थी, जिस तेजी से अब छोड़ी है। हम अगर आज़ादी का काल देखें, आज़ादी के काल से आज़ाद होने के बाद तक काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश के पास ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थीं, बहुत बड़े पैमाने पे थीं। आज पग पग पे ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही। ये चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी आती है शिक्षा से, और शासन ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अगर ये व्यवसायीकरण सरकार रोकने में सफल होती है, तब जो सरकारी संस्थान थी पहले, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े हैं, ऐसे हमारी कई विभूतियां हैं जो बहुत गरीबी से पढ़ के निकली और देश के शिखर पे पहुंची हैं। आज वो चीज क्यों नहीं देखने को मिल रही? उसका रीजन ये है कि हमारे देश में शिक्षा के मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। वो एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। बच्चों में जो संस्कार मिलने चाहिए वो संस्कार खत्म हो चुके हैं, और वो संस्कार खत्म करने में शासन ने, अभिभावकों ने, और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को खराब किया है। ये सारे क्षेत्र, ये सारे लोग वापस उस धरातल पे आ जाएं, तो आप चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, फिर कोई ऐसी हमें घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। दो बातें आपने कही, एक तो बड़ी बड़ी किताबों के बड़े बड़े शब्द जो अब बड़े बड़े शब्द ही लगते हैं, नैतिकता की बात करें, चरित्र की बात करें, ईमानदारी की बात करें, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ें बड़ी किताबों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई मिलती हैं। जैसा आपने कहा कि धरातल पर दिखाई नहीं देती, सच है, क्योंकि यहाँ नैतिकता खत्म हो चुकी है, यहाँ ईमानदारी खत्म हो चुकी है, और यहाँ चरित्र की तो हम बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक नेशनल न्यूज चैनल है जिस पर हम चरित्र को लेकर के आएंगे तो न जाने कितने के पर्देफाश हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, जो बात हुई कि एक तरफ बात हुई कोचिंग माफिया की, दूसरी तरफ बात हुई शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षा के निजीकरण की, जिस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात जानना चाहूंगा, आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कानून में प्रावधान की बात की, कि एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही है कि अब 1987 का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके पेपर लीक के मामले में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाना है, और यदि संगठित अपराध है तो सजा बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है, कठोर कानून लागू कर दिए हैं, उत्तराखंड सरकार लागू कर चुकी है, और जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तब लागू हो चुका है। ये कानून बन रहे हैं। हमने देखा है मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र आहूत किया गया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, एक विधेयक लाया गया कि 7 वर्ष से कम आयु अवस्था की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी दी जाएगी। सरकार ने अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाई कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, फिर वही कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। उस कानून के लागू होने के बाद भी आज भी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन फांसी की सजा आज तक किसी को नहीं दी गई है। ये कड़े कानून बनाना क्या वास्तव में अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त होगा?
आलोक सिंह जी, दरअसल में सूरज जी ये बिल्कुल सही है, कानून कोई समाधान नहीं होते हैं, लेकिन क्या करोगे, किसी भी सिविल सोसाइटी में व्यवस्था चलाना है तो उसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेंगे। अभी 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं। हाँ। तीनों कानूनों में जबरदस्त सुधार किए गए हैं आज के संदर्भों में। अभी जैसे ऋषिका जी कह रही थी कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी है, आज हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है। एक साथ यदि कोई एक पेपर आप लीक करते हैं, एक साथ पूरे देश में उसके खरीदार उपलब्ध हो जाते हैं। आप उन तक व्हाट्सएप से मैसेज पहुंचा देते हैं, पेपर भी पहुंचा देते हैं, पैसे भी आ जाते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है, आप कैसे रोक लेंगे? पहले के समय में ये सब चीजें तो होती नहीं थी। अखबार का रिजल्ट आता, अखबार में रिजल्ट छपता था, तब जाके मालूम चलता था। पेपर भी जो है बहुत मुश्किल में पहुंचेगा, तब कहाँ पहुंचेगा, तब तक एग्जाम हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ में ये तो होगा कि पेपर लीकेज होंगे। कहाँ रोकोगे आप कानून बना के नहीं रोक सकते। कानून बना दिया आपने, लेकिन जो व्यक्ति पेपर सेट कर रहा है उसने यदि अपने किसी रिश्तेदार को वो पर्चा बता दिया, उस रिश्तेदार ने व्हाट्सएप पे रिलीज कर दिया, डार्क वेब पे रिलीज कर दिया, तो कैसे आप रोक लेंगे? तो पेपर लीकेज रोकना केवल कानून बनाने से आप सजा दे दीजिए, जेल डाल दीजिए, लेकिन उससे समाधान तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति को दंड नहीं मिलता तब तक उसको नहीं मालूम चलता कि हमने क्या अपराध कर दिया। और बच्चों को तो खास तौर से नहीं मालूम चलता है कि हमें इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। तो अब बच्चों का मामला है, ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। हमें इसमें देखना पड़ेगा कि रोजगार के प्रति जो भय है वो हम कैसे दूर कर सके, क्योंकि लोग कहते हैं रोजगार नहीं दिया। अरे भैया, आपके पास में ये एनर्जी है, 140 करोड़ लोगों के हाथ हैं, इनसे आप कैसे उत्पादन करेंगे, इस पे जोर दीजिए। आप आरक्षण के आधार पे कहेंगे कि नौकरी में हम इनको इतना कोटा देंगे, सबको दीजिए ना नौकरी, सबको दीजिए, सबको काम कीजिए। तो हमें पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी। अभी सरकार ने जैसे मेक इन इंडिया कहा, या जिस तरीके से जो चीजें लेके आए, उद्यमिता बढ़ाने पे जोर दिया, तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा। आप जो देखें कानून में बोले साहब कमजोर हो गई सरकार, कमजोर सरकार जो है हमें लाभदायी होगी। कैसे लाभदायी होगी? जब तक जो सरकार फैसले नहीं ले पाएगी, कैसे हो पाएगी? तो ये जो पॉलिटिकल विल है, ये देश की जनता की खराब है, जनता का शिक्षण ठीक नहीं है, और बड़े पैमाने पे हमें मास एजुकेशन करना पड़ेगा कि आखिर हम देश को चलाएं तो उसमें कैसे सहभागिता हो। दो चीजें सभी की सहभागिता, इच्छा शक्ति और मंशा, ये कितनी जरूरी है इस चीज में सुधार लाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल मंशा तो है, मंशा के कारण ही तो ये सब चीजें हो पाएंगी। यदि देश ने चाहा तो धारा 370 खत्म हुई कि नहीं हुई? तो देश के चाहने से तो बहुत कुछ होता है। देश ने चाहा तो राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर कोई समाधान नहीं हो जाएगा जब तक आप रामचंद्र जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की नैतिकता है वो आप जब तक नहीं फ्लोरेट करेंगे तब तक ये कैसे रुकेगा? तो इसके लिए मास एजुकेशन की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे जैसे आप जो बहस कर रहे हैं, जब तक ये बहस नहीं होगी, जन चौराहों पे ये बहस नहीं होगी, तब तक हम कैसे लोगों तक ये बता पाएंगे कि हमें कैसे सहभागिता करना है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में? तब तक ये समाधान नहीं निकलेगा। बिल्कुल, इसका समाधान, यदि समस्या हमारे लोगों ने उत्पन्न की है तो समाधान भी हमारे लोगों से ही आएगा। इसके लिए हम किसी फरिश्ते का इंतजार नहीं कर सकते, कोई आसमान से आकर के समस्या का समाधान करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। और आलोक सिंह जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि ये जो बहस आज हम यहाँ इस मंच पे कर रहे हैं, अगर यही बहस जनता के बीच में होगी, उन्हें जागरूक इस बहस से किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर, क्योंकि जैसे कि इच्छा शक्ति और मंशा की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे बदला जा सकता है और ऐसी चीजों पर, पेपर लीक जैसे जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। लेकिन आज संसद सत्र में इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया गया, यहाँ पर नीरज तिवारी जी, प्रधानमंत्री जो है, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, उनकी तरफ से ये कहा गया विपक्ष को कि संसद में अब नीट के मुद्दे पर बहस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर सरकार ने जो जांच है वो जारी कर दी है। जो जांच है उसके तथ्य जो सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्या ये ठीक है? संसद में इस पर बहस होना कितना ठीक है, कितना गलत है, इस पर भी प्रकाश डालिए। और विपक्ष जिस तरह से नीट को लेकर आवाज उठा रहा है, क्योंकि देखिए संसद से लेकर सड़कों तक नीट को लेकर संग्राम तो मचा हुआ है, बच्चे भी सड़कों पर हैं, तो जरूरी है कि इस पर संसद में भी बहस हो और कुछ ना कुछ इस पर सहमति बने, कुछ निकलकर सामने आए। जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब तक कि अपनी राजनीतिक जमीन हर कहीं खोजने लगते हैं, सत्ता पक्ष ये सोच रहा है कि बिहार में अब मेरा एक राजनीतिक जमीन नीट के माध्यम से तैयार हो रहा है, विपक्ष ये सोच रहा है कि हम इसी बहाने सरकार को घेर लें। अब रही बात, हमारे साथियों ने बहुत अच्छी चर्चाएं की आज, इन चर्चा में से हमें भी कुछ चीजें समझ में आ रही है कि ये जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही हैं, इसे कैसे
सुचारू ढंग से इस देश में चलेगा। किसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, क्या सरकार के पास ये व्यवस्थाएं हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें? जिस तरीके से सरकार कोई योजना यदि बनाती है, उस योजना के इतनी ज्यादा मार्केटिंग करता है, उसी तरीके से एग्जाम से पहले इतनी मार्केटिंग कर दे कि यदि किसी ने कुछ किया तो हम उसको तुरंत सजा देंगे और इतने महीने के अंदर उनको जो भी सजा वो तय करते हैं वो सजा उनको मिल जाएगी। कहा गया कि कानून तो दिन प्रतिदिन बनते चले जा रहे हैं, लेकिन कानून पर अमल नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथी ने ये भी चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे कानून बनाए कि हम ये सजा कर देंगे, ये सजा कर देंगे। अरे आप सजा करो, करने के बाद उसको हाईलाइट करो। पेपर आने वाला है, उसको 2 महीने पहले ही टीवी पे चैनलों पे चला दो, जितने चैनल चल रहे हैं कि यदि कहीं से कुछ निकला तो उनको तुरंत बिना कार्रवाई के, जैसे आज नहीं कहा जाता ईडी को धारा 45 मिल गई तो हम उनको शक के दायरे में भी हम जेल में बंद कर सकते हैं। अरे यहाँ भी जितने शक के दायरे में उनको बंद कर लो, ऐसे कानून बना लो। तो क्या दिक्कत आ रही है? जब ऐसा कुछ दिखाई देगा, जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, जो दोषी होगा उन्हें हम बाहर नहीं करेंगे, अंदर कर लेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई त्योहार आता है जहां शांति सौहार्द की बात आती है तो पुलिस हिस्ट्री शीटर को उठा करके बंद कर देती है। बिल्कुल। तो ऐसा इस मामले भी होना चाहिए कि परीक्षा है, दो चार बार ऐसा हो जाएगा तो काफी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, ये एक नियंत्रण का उपाय, जैसा कि बताया तिवारी जी ने, कि ये एक चीज हो सकती है कि जो इसमें संलग्न पहले रहे उनको पहले परीक्षा से पहले उठा के बंद कर दो। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, और उसका बड़ा कारण यह है कि आज सदन के अंदर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा की मांग की गई है। उन्होंने कहा, जब अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके बाद में चर्चा के विषय में विचार किया जा सकता है। लेकिन हंगामा किया गया, कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन यहाँ संदीप पाठक जी, बड़ा सवाल, विपक्ष की मांग है चर्चा की, चर्चा के बाद क्या मांग होगी? इस पर जांच कराई जाए। जांच सीबीआई में चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में भी 8 जुलाई की तारीख लगी हुई है। ये जो चर्चा की मांग की जा रही है कि स्थगन लाकर स्थगन पर चर्चा की जाए, मतलब एक विशेष समय निर्धारित किया जाए जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर के नेताओं के नाम आ जाए, सदस्यों के नाम आ जाए, इस पर चर्चा हो। चर्चा के बाद विपक्ष की मांग क्या होगी? जांच की जाए। जांच ऑलरेडी सीबीआई के पास है, इस पर कार्रवाई की जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये स्थगन की चर्चा ला करके क्या केवल और केवल सरकार को घेरने की कोशिश है, या फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सदन का समय नष्ट किया गया? नहीं, सदन का समय तो नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ अन्याय पे चर्चा करने की जरूरत तब पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था में खामी ये है कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। बिल्कुल। और यहाँ पे अन्याय इसलिए करने तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। हाँ। आप देखिए कि ये जो चर्चा अभी शुरू हुई है और संसद में जो हंगामा बरपा है, हाँ। उसके मोटिव ये है कि आपने कहा कि दोनों को राजनीति करना है। हाँ। इनको राज्य के चुनाव दिख रहे हैं, किसी को अपने केंद्र की शक्ति दिखाना है। इन दोनों स्थितियों में आप ये देखेंगे कि आखिरकार कुल मिला के बात आएगी जांच पे, जो सीबीआई कर रही है। और सीबीआई के करने से होना कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आप इसमें गुनहगार लोग जो हैं, हमारे यहाँ की मूल भावना है कि 10 गुनहगार भले ही छूट जाएं पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संवैधानिक व्यवस्था में है। और उस स्थिति का लाभ लेते हुए हमेशा जो मूल लोग हैं वो कभी पकड़ में नहीं आते, और जो पकड़ में आते हैं उसमें वो उतने दोषी होते नहीं हैं। इसीलिए ये व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं दिनों दिन। यदि सही व्यक्ति को सही सजा मिल जाए, जो मतलब अपराधी है, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन सवाल तो यही खड़े हो जाते हैं ना। देखिए, कड़े प्रावधान की आप बात कर रहे हैं, सूरज जी ने बताया कि कितने कड़े प्रावधान है, कितने सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या ये कानून बनाना, क्या ये प्रावधान लाना, क्या ये संशोधन करना पूर्ण समाधान है? सिर्फ पेपर लीक के बारे में सर हम बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए कड़े कानून लाए गए, उसके दौरान जो सजा दी जा रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन पेपर लीक के लिए सिर्फ ये कानून बनाना क्या पूर्ण समाधान है? और क्या आप इस बात से सहमत हैं, जैसा सैफ मलिक जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए इस तरह के मामले? नहीं, देखिए, मुद्दे की बात है, कानून की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रियान्वयन की बात कर रहा हूँ। हमारी मंशा जो है क्रियान्वयन नहीं होता उस स्तर पे आके, कि कोई भी एजेंसी अगर एनटीए ने कोई चीज कंडक्ट की है, तो जिस लेवल तक अगर उसको 16 लाख, 24 लाख, 30 लाख लोगों को बिठाना है, तो क्या उसके पास वो संसाधन व्यवस्था? आउटसोर्स ऐसे लोगों को बुला के ड्यूटियां कराई जाती हैं जिनको पता ही नहीं कि वो करना क्या है उनको। मतलब वो बच्चे 24 लाख में वो बच्चे भी हैं जो अपना रोल नंबर भी ठीक से नहीं लिख पाते। अब उनको भी हम, अगर आप, सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता का पैमाना निचले स्तर पर तय होना चाहिए,
उनको नीचे ही इस तरीके से बात हो कि वहां तक पहुंचे ही ना, आप इतने आगे उनको बढ़ा देते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं को, एक ITI पास को आप रेल इंजन बनाने के सपने दिखाते हैं और उसको एक टेक्नीशियन का काम भी नहीं मिल पाता है। हाँ। तो हमारे कहीं ना कहीं बताने में, वैचारिक तौर से उसको तैयार करने में, सामाजिक प्रबंधन में ये खामियां हैं कि हम लोग वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आपको ITI वाले को सिर्फ ये बताइए कि बेटा आपको 8,000 रुपए या 18,000 रुपए मिलेंगे और आपको इतना काम करना है, तो माइंड सेट तैयार रखेगा। जब आप उसको सपने भाभा परमाणु अनुसंधान के दिखाते हो वहां बैठा के, तो वो भी अकबका जाता है कि करना क्या है। आप जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप जर्नलिज्म के कोर्स BA की तरह निकाल दिए गए हैं। आज जर्नलिस्ट, आप, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जिन लोगों पे PhD कर रहे हैं आप, क्या उन लोगों ने कभी PhD की है? सही है, बिल्कुल तो ठीक है। आप, इसलिए शिक्षा का स्तर सुधारना है, हमें सामाजिक प्रबंधन की पे जाना है और इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक रूट लेवल पे आप नहीं जाएंगे। आपके जन आंदोलन रूट लेवल पे नहीं जाएगा कि हम अपने जीवन स्तर को कैसे सुधारें, और वो शिक्षा से होगा। और शिक्षा भी किताबी नहीं, व्यवहारिक शिक्षा से होगा, जिसका अभाव है। हम लोग मेले की तरह जुटते हैं हर जगह, हर इवेंट को मेले की तरह मनाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो धार्मिक काम हो। आप देखिए, एक समय किसी मंदिर में दर्शन आसान होते हैं और किसी में बहुत कठिन होते हैं, तो वहाँ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं कि लाइन इतनी लंबी कर दी जाती है कि आपको 3.5, 4 घंटे, 6 घंटे में दर्शन होंगे। तो VIP दर्शन का प्रावधान भी है ना? वो भी है, तो वही VIP दर्शन ये पेपर लीक है जी, वही VIP दर्शन ये पेपर लीक है। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आप उस स्थिति में नहीं सुधार पाए तो सरकारें आती जाती रहेंगी, इनके ऊपर इल्जाम लगते रहेंगे और सबको अपने अपने लोग चाहिए, तो इनको बता दिया जाए कि अगर आपको 10-5 लाख लोग अपने चाहिए हैं तो आप भर्ती कर लीजिए, लेकिन बाकी लोगों को तो चैन से रहने दीजिए। बिल्कुल। आदमी हर तरफ जाके, हर सरकार को आप टारगेट दे दीजिए कि आपकी सरकार बनती तो भैया आप 5 लाख लोग अपने पसंद के रख लीजिए। कम से कम सिस्टम तो चले। अभी सिस्टम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोपों में खत्म हो जा रहा है। लोग बाग अब जो सेलेक्ट हो गया उसको जेल जाने के डर सता रहा है, तो वो उसमें बचा हुआ है, तो काम कोई नहीं कर रहा। जो जिस जगह के लिए सेलेक्ट हुआ वो भी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ भी कोर्ट केस हो जा रहा है। बिल्कुल तो आप, इसलिए बहुत स्थिति विदारक है और सरकारों को दोष देने से कोई मतलब निकलना नहीं है, क्योंकि सरकार आज किसी की है, कल किसी और की रहेगी। बिल्कुल सही कहा। सामाजिक स्थितियों को बदलाव लाना चाहिए और छोटे छोटे काम और छोटे छोटे सपने दिखाए जाएं। ये बड़े सपने दिखाना बंद करें, इस तो सुसाइड भी देश में कम हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जो आत्महत्या की प्रवृत्तियां हैं, आपका अंतिम शब्द है, ये बड़ा भयावह है, क्योंकि जैसा कि जिक्र हुआ था, आलोक सिंघई जी ने कहा था कोचिंग माफिया। हमने कोटा के ऐसे कितने प्रकरण देखे हैं जहां छात्र छात्राओं ने सिर्फ इसलिए कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, परिणाम नहीं आया, अभी उनको नहीं पता कि वो कितने मार्क्स से पास होंगे, केवल पेपर अच्छा नहीं गया इस कारण से उन्होंने अपने जीवन खत्म कर दिए हैं, माता पिता के सपनों का कत्ल कर दिया है, खुद को खत्म कर दिया है। तो ये जो हम बात करें प्रतियोगितावाद की, प्रतियोगितावाद है, प्रतियोगितावाद होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, लेकिन वो प्रतियोगिता खुद से होनी चाहिए। प्रतियोगिता खुद से इसलिए होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे प्रूव कर सके। लेकिन आज का प्रतियोगितावाद जहां ये साबित करने जा रहा है कि यदि आप आगे नहीं निकले तो आपकी समाज में कोई गिनती नहीं होगी, ये घातक हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, ये घातक तो हो ही रहा है। और जिस तरह से अभी संदीप जी ने बताया कि रूट लेवल पर जाकर काम करना चाहिए, रूट लाइन पर जाकर काम करना चाहिए। सैफ मलिक जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर मैं आपके चाहूंगी। एक तो देखिए, संसद सत्र में नीट के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। जब से ये नीट का मुद्दा सामने आया, हर दिन हम इस पर चर्चा होती हुई देख रहे हैं और जांच भी कहीं ना कहीं देखिए कराई जा रही है। अब CBI के हाथ में ये जांच चली गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कड़ियां उनसे जुड़ी हुई हैं, उन पर भी शिकंजा डाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर और जो विपक्ष में हंगामा किया जा रहा है, संसद सत्र में हंगामा जो किया जा रहा है पक्ष विपक्ष की ओर से, उसको लेकर अब क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? संसद सत्र में इस पर कितनी चर्चा होना चाहिए और सरकार को अब इसमें क्या आगे काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो इसके लिए सरकार ही मानी जाएगी, छात्रों की नजरों में भी और आम व्यक्ति की नजरों में भी। देखिए, जहाँ तक संसद में चर्चा का सवाल है तो वो होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम 5-6 लोग खड़े होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और सब लोगों का मत और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, हर आदमी को कुछ। तो जब संसद में चर्चा होगी और पक्ष विपक्ष के सांसद अपनी बात रखेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो अभी सरकार के सामने नहीं है या जांच में नहीं आई हैं, उन पर भी जांच हो सकती है। तो चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी मुद्दा हो, और ये तो इस वक्त का सबसे बड़ा और गर्म मुद्दा है। सवाल दूसरा आपने मुझसे कहा सुधार की बात जी, तो उसमें मेरा एक सुझाव ये है कि हमारे देश में बहुत बड़ी कमी ये है कि कोचिंग वालों को पूरी ढील दे रखी है, जैसे हमारे नर्सिंग जो होते हैं नर्सिंग होम्स को भी दी हुई है। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अनादुन लोगों को लूट रहे हैं। इसमें मेरा ये सुझाव है, केंद्र सरकार का सुझाव है कि एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए दोनों जगह कि इससे ज़्यादा फीस आप नहीं लेंगे, किसी भी
कोचिंग क्लास को भी संचालित करे, कितनी बड़ा इंस्टीट्यूट हो कितना छोटा इंस्टीट्यूट हो, उन पर एक अंकुश होना चाहिए कि इससे अधिक आप फीस नहीं लेंगे, तो उसमें वो होगा। दूसरी बात ये होना चाहिए कि जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि निचले एकदम जो भीड़ आ जाती है एग्जाम देने, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जुडिशियरी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक निर्धारण है कि 70% अंक जिनके बच्चों के होंगे सिर्फ वही एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ हम अगर लागू करें निचले स्तर पर, हाँ। कि जो बच्चों का प्रतिशत अच्छा है निचले पढ़ाई में, एजुकेशन में, स्नातक स्तर पे, उनको ही हम इसमें मौका देंगे, तो एक तो बच्चों का पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, कंपटीशन वहाँ पैदा हो जाएगा, पैदा होगा ना, पैदा होगा ना, सुधार स्तर सुधरेगा ना। हाँ। हर बच्चा नीचे से पढ़ के आएगा, अपना कोशिश करेगा कि हमारा परसेंटेज अच्छे से अच्छा है ताकि हम इस एग्जाम में बैठ सकें। हाँ। तो एक तो वहाँ निचला स्तर पढ़ाई का सुधरेगा, दूसरे क्या होगा, एग्जाम में आने वाली भीड़ छटेगी। तीसरी बात मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि देश में एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बहुत गुंजाइश है, खास तौर से हमारे जो सरकारी माध्यम से चलाए जाने वाले स्कूल कॉलेजेस हैं उनको। हमारे एक साथी ने अभी जो कहा कि एक नया जो परंपरा शुरू हो गई कि कॉलेजेस को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, यह भी बहुत बड़ी है क्योंकि आजकल सब कुछ उसको क्या पूरा व्यापार की तरह बना दिया गया है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें हम दिल्ली का मॉडल ले सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पर सरकारी स्कूलों को सुधारने की कोशिश की गई और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए, तो इसी तरह हमारे पूरे देश के अंदर सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करे कि जो एजुकेशन सिस्टम है खासतौर से सरकारी स्तर पर। सर मलिक जी, मुझे लगता है कि ये जो दो चीजें चल रही हैं कि एक तो पीएम श्री विद्यालय की बात चल रही है और सीएम राज्य स्कूल की बात चल रही है, शायद ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम माना जा सकता है। नहीं, वो तो व्यवस्थाएं दे रहे हैं। देखिए पीएम श्री स्कूल में उन्होंने कहा हमने इतने करोड़ रुपया दे दिया, कॉलेज की बिल्डिंग बना दी और तमाम व्यवस्थाएं करा दी, लेकिन उस स्तर पर एजुकेशन भी तो दी जाए। जो हमारे शिक्षकगण हैं, प्राध्यापक हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन पर भी तो एक लायबिलिटी बनती है कि हम इतना अच्छा स्तर दें बच्चों को कि हमारे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से निकल पाए, आगे बढ़े। तो ये उनकी जवाबदारी भी है। और दूसरे शासकीय हमारे जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि शासन तो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देगा, बिल्डिंग्स बना देगा, आपको सारी सुविधाएं मुहैया करा देगा तमाम योजनाओं के तहत, लेकिन अमल में लाना तो निचले स्तर पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे साथी ने जो बात कही थी नैतिकता की, तो ये नैतिकता की कमी के कारण ही ऐसा है कि जिसकी जो जवाबदारी है उसको ईमानदारी से वो निभा नहीं रहा। ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि जिम्मेदारी सभी की देखिए यहाँ पर बनती है और निचले स्तर की क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, सभी ने यहाँ पर कहा कि रूट लेवल पर जाकर निचले स्तर पर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, तभी इसमें सुधार लाया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में जिस तरह से संसद सत्र में ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि पहला संसद सत्र है ये 18वीं लोकसभा का और नीट का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग संदेश देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल छात्रों के भविष्य का है जिस पर जांच होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। और जहां से चर्चा की हमने शुरुआत की थी कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं, पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, तो छात्रों के सपनों की हत्या हो जाती है, छात्रों के सपने मर जाते हैं। और चर्चा में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई ऋषिका। एक तरफ जहां कोचिंग माफिया की बात हुई है, शिक्षा के निजीकरण की बात हुई है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात हुई कि सरकार यदि उस दिशा में भी प्रयास करे तो इस तरह के मामले। दूसरी एक और बात आई कि रोजगार के अवसर यदि ज्यादा सृजित होंगे, और चाहे रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, निर्माण की बात करें, कि देश की जनता यदि उस दिशा में आगे बढ़ती है। एक चीज और आलोक जी ने यहाँ पर क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया था कि अगर रोजगार ना मिलने का भय जो है आप उसको कम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों में अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल वही आशय कि रोजगार के यदि अवसर सृजित होंगे तो ये जो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया होगा तो तब भी, लेकिन कम स्तर पर होगा। और तब इस तरह के लोग जो उन छात्रों को दिवा स्वप्न दिखा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उन ऐसे लोगों की कमी आ जाएगी और पेपर लीक जैसे मामलों पर अंकुश लग सकेगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आलोक सिंह जी, संदीप पाठक जी और नीरज तिवारी जी, उपेंद्र तिवारी जी, सैफ मलिक जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है पेपर लीक की, क्योंकि पेपर लीक का मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, अभिभावकों की उम्मीदों से जुड़ा है। और यदि भविष्य और उम्मीदों और सपनों का कोई सौदा करता है तो वो संविधान में भले ही जुर्म ना हो, लेकिन मानवता पर सबसे बड़ा जुर्म वही है, सबसे बड़ा अपराध वही, और उसकी सजा कानूनी मिले या ना मिले, पर आपको मानसिक सजा के लिए तैयार रहना होगा। उन छात्रों के भविष्य को सोचते हुए, देश के भविष्य को सोचते हुए सरकारों हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो, अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।